जय हिंद सभी बच्चों को। तो नया टॉपिक और नया सेशन शुरू हो चुका है आपका। अब जो आपका नेक्स्ट ये सेकंड पेपर होगा आपका एनडीए का, उसके लिए हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखो कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स पहले से ही चैनल में हम इस बार जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12th से। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। साथ बने रहेंगे बिल्कुल एंड तक। करेंगे क्या, बिल्कुल बेस से अपनी शुरुआत करेंगे, हाई लेवल तक जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन पाते हैं उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे। ये मैं आपसे पिछली बार भी बात कहता रहा कि अगर आपको चैप्टर्स आते हैं तो आप क्वेश्चन जरूर देखना, लेकिन अब पता नहीं आप लोगों ने देखे या नहीं देखे। लेकिन फिलहाल वो सारी बातें जाने देते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। नाम है मैट्रिक्स। बिल्कुल बेसिक चर्चा करेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे। क्या होती है 12th वालों ने तो शायद मेरे ख्याल से पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं। 11th वाले बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। देखो हम कभी भी किसी शॉप में जाते हैं या कहीं भी हम जैसे मॉल में गए या कहीं भी गए तो हमने देखा है कि वहां पर ऐसे शेल्फ बनी हुई होती है ना, और हर एक शेल्फ में कुछ ना कुछ सामान रखा होता है। जैसे अगर हम स्टेशनरी की शॉप में जाएं तो वहां पर सपोज आपने देखा होगा कि यहाँ पर 10 रुपए वाली बुक्स रखी रहती है, नोटबुक्स। यहाँ पर 20 रुपए वाली नोटबुक्स अलग रखी रहती है ना। फिर 50 वाली नोटबुक्स अलग रखी रहती है ना। इसी तरीके से पेन रखे हुए होते हैं कि 5 रुपए वाले जो पेन है वो हम शेल में रखेंगे, 3 रुपए वाले जो यूज एंड थ्रो पेन आते हैं ना वो इस शेल में रखेंगे, और 10 रुपए वाले पेन हम इस शेल में रखेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। इसी चीज को, इसी अरेंजमेंट को, मतलब ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को इस टाइप से दिखाना एक मैट्रिक्स है ना। आपने कई बार देखा होगा जब आप मॉल जाते हो तो वहां पर बिलिंग होती है ना, बिल करते हैं, वो स्कैन करते हैं। तो जब वो स्कैन करते हैं ना तो उनके सामने जो पीसी लगा हुआ होता है उसमें ऐसे लिखा जाता है कि इस तरफ आपका सामान और इधर आपके रुपए, इधर आपका सामान इधर आपके रुपए। तो वो भी एक मैट्रिक्स फॉर्मेट बनता है। ठीक। तो ऑब्जेक्ट का इस टाइप का जो कलेक्शन होता है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट्स का। सेकंड चीज, आपको इस मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होंगी जिसमें 10, 20, 50 रखे हुए हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। अगली हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कुछ इस टाइप की दिख रही होगी जिसमें 5, 3 और 10 रखे हुए हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइनों को, मतलब ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको कहा जाता है रो, जिसको मैं आर से डिनोट करूंगा। ऐसे ये भी मेरे पास एक रो है, इसको भी मैं आर से डिनोट करूंगा कंफ्यूजन से बचने के लिए। क्योंकि ये पहली रो है इसलिए मैं इसको R1 बोलूंगा, ये दूसरी रो है इसको मैं R2 बोलूंगा। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम किससे डिनोट करते हैं, रो। ठीक है। जो ये वर्टिकल लाइंस है, दीज वर्टिकल लाइंस, इनको बोला जाता है कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम। एक एक चीज का, एक एक पॉइंट का यूज करूंगा मैं जब प्रीवियस ईयर एनडी के क्वेश्चन करेंगे, IIT जेई के क्वेश्चन करेंगे, तो एक एक चीज का यूज होगा। ठीक। सो हॉरिजॉन्टल लाइन रो, वर्टिकल लाइंस कॉलम बनती है। सो दिस इज व्हाट, कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। सो ये मेरे पास कॉलम नंबर 1, ये मेरे पास कॉलम नंबर 2, ये मेरे पास कॉलम नंबर 3। क्लियर। अच्छा, ये सब बातें हुई। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट गिवन है ना, मैट्रिक्स आपने समझ ली क्या होती है, रो और कॉलम आपने समझ ली क्या होता है। अब सपोज मुझे मैट्रिक्स का ये बताना है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, कितनी कॉलम है। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने ऑब्जेक्टों का कलेक्शन है, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, मतलब बेसिकली इसके पास 6 ऑब्जेक्टों का कलेक्शन है ना। देखो आप काउंट भी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मुझे इसको दिखाने के लिए मैं कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करूंगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी चीज है, जैसा आपने यहाँ पर लिखा हुआ है सेम आप इस चीज को डिनोट करो। सपोज मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखकर दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9। ठीक है। अब इसमें क्लियरली ये चीज दिख रही है कि इसके पास 3 रोज है, 3 रो है ना, R1, R2 एंड R3, और 3 ही कॉलम इसके पास, C1, C2 एंड C3। तो अब डिनोट हमेशा, ये हमेशा फिक्स्ड नोटेशन है ना। आप हमेशा यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखकर दिखाओगे। क्या वर्ड यूज किया मैंने, ऑर्डर। मतलब यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स का
वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर लिखने का भी अपना एक तरीका है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखोगे कितनी है, तो हमने कहा पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, मतलब टोटल यहाँ पर 3 रोज है और कितने कॉलम्स है मेरे पास, तो 3 ही मेरे पास कॉलम है। तो अगर आपसे पूछेगी तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो हम कहेंगे 3 3 जा 9, तो इसके अंदर 9 एलिमेंट रखे हुए। इन द सेम वे अगर मैं एक मैट्रिक्स आपको बनाकर दूं 5 6 7 8 और आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप सीधा कहोगे इसके पास 2 रोज है एंड 4 कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 4 का इसका ऑर्डर बन चुका है। ठीक, सो ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, ये दिखाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। और लिखने का तरीका हमेशा ऐसी होगा कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखोगे एंड देन उसके बाद आप नंबर ऑफ कॉलम्स लिखोगे। सेकंड चीज, इसके बीच में ये क्या लिखा हुआ है, 2 क्रॉस 4, पढ़ोगे भी ऐसी 2 क्रॉस 4, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की है। ठीक है, ये बातें समझ में आई। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके टाइप के ऊपर कि मैट्रिक्स के टाइप। देखो इन सब चीजों, ये सब चीजें आपको भी पता है, एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन इन चीजों का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो होगी। रो कितनी होगी, एक, मतलब केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं जितने इसकी मर्जी है ना। 0 तो नहीं हो सकता वरना मैट्रिक्स से डिफाइन नहीं होगी। सो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, तो मुझे दिख रहा है इस मैट्रिक्स के पास कितनी रो है, केवल एक ही रो है। कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, वर्टिकल लाइंस कितनी है, 5। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास एक रो होती है नोन एज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की बात करिए तो सीधी सी बात है, कॉलम मैट्रिक्स अपने आप कूद कर आएगी। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, सो नाम से अगेन जिसके पास केवल एक कॉलम होता है, ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सो यहाँ पर रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कितनी वर्टिकल लाइन है, केवल एक ही वर्टिकल लाइन है, तो 4 क्रॉस 1 इसका क्या हो गया, ऑर्डर, है ना। अच्छा, एक चीज और, आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि वो ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सपोज 10 है, तो सॉरी ऑर्डर नहीं, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट, यह है नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है तो उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है ना। अगर किसी भी मैट्रिक्स के आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बता दिया कि भाई आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स है, तो आप उनको किस किस मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो। मैं तो सबसे पहला तो मैं 1 क्रॉस 10 में ही लिख दूंगा, जिसमें एक रो होगी और 10 कॉलम्स होंगे। फिर कोई बोलेगा क्यों, 10 क्रॉस 1 में भी रख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल। कोई आएगा कहेगा सर इसको 5 क्रॉस 2 में रखो, जिसमें 5 रोज हो, 2 कॉलम्स हो, फिर एक 2 क्रॉस 5 में रखो। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली मैंने क्या किया, इस 10 को फैक्टराइज्ड किया, है ना। तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सपोज 7 एलिमेंट है, तो आप मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल बना सकते हो। तो मैंने कहा 7 तो प्राइम नंबर है, तो इसको तो केवल 2 ही फैक्टर्स में लिख सकता हूँ, 1 into 7 या फिर 7 into 1, है ना। तो केवल अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं तो उसमें केवल 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे, 1 into 7 या फिर 7 into 1। नेक्स्ट, तीसरा टाइप मैट्रिक्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके 90 to 100% ही कह लो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सर कैसे, जैसे 2 क्रॉस 2 की, जैसे 1 क्रॉस 1 की, जैसे 3 क्रॉस 3 की, है ना। इन द सेम वे n क्रॉस n की, ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है।
फॉर एग्जाम्पल 1x1 की स्क्वायर मैट्रिक्स, आप कोई भी एक एलिमेंट लिख लो। 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 लिख दिया। 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 और -7 -8 -9, है ना। ये क्या है, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। अब यहाँ से चीजें कुछ इंटरेस्टिंग डेवलप होती है स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज इसका ऑर्डर n×n का है ना, कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, जो इसकी मर्जी है। जो इस लाइन के अलोंग एलिमेंट होते हैं, ये आपको लाइन दिख रही होगी, इस लाइन के अलोंग जो एलिमेंट होते हैं इनको बोला जाता है कि ये डायगोनल के एलिमेंट है। मतलब जैसे आपको ये एलिमेंट दिख रहे होंगे 1 और 4, ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल के एलिमेंट है, इनका नाम है, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है डायगोनल। क्या नाम है, डायगोनल। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे कि ये डायगोनल के एलिमेंट है। ठीक, ओके। इसके ऊपर का जो हिस्सा ये वाला हिस्सा, और इसके नीचे का जो हिस्सा ये हिस्सा, इस पर चर्चा करते हैं कि ये कैसा बिहेवियर रखता होगा। ठीक, ध्यान से समझते हैं। आपको पता है अगर मुझे कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज मैं आपको एक मैट्रिक्स लिखकर दिखाता हूँ 1 2 3 4, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखी, बहुत ध्यान से समझो। तो इसमें जो एलिमेंट है वो 1, इसकी खासियत, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मैं कहूंगा कि ये पहली रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है। A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला हमेशा रो बताता है और दूसरा वाला हमेशा कॉलम बताता है। मतलब ये 1 कहाँ पर है, पहली रो के पहले कॉलम में। अच्छा, तो 2 कहाँ पर है, बताऊंगा ये पहली रो के दूसरे कॉलम में। अच्छा, तो 4 कहाँ पर है, 4 हम कहेंगे दूसरी रो के दूसरे कॉलम में। और 3 कहाँ पर है, फिर हम कहेंगे दूसरी रो के पहले कॉलम में। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, अब एक चीज और समझ में आती है फिर यहाँ से, अगर आप ये वाला एलिमेंट देखो, ये 2 जहां पर है, 2 कहां पर है, यहाँ पर, इसमें रो और कॉलम के बीच में रिलेशन चेक करो। यहाँ पर रोज कम है, कॉलम ज्यादा है। और इस 3 वाले को चेक करना, इसमें रोज ज्यादा है और कॉलम्स कम है। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं एक आपको 3x3 की मैट्रिक्स लिख कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, मैं आपसे पूछता हूँ 1 कहाँ पर है, आप कहोगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 2 कहाँ पर है, आप कहोगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 कहाँ पर है, आप कहोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब आप यहाँ पर देख लो कि रोज जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉलम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि 4 कहाँ पर है, 4, तो आप कहोगे ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। फिर मैं कहूंगा 7 कहाँ पर है, आप कहोगे थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। फिर 8 कहाँ पर है, आप कहोगे थर्ड रो का सेकंड कॉलम। तो आप अगर इस डायगोनल के नीचे देखो, ये तो डायगोनल हो गया मेरा, दिस इज व्हाट, दिस इज डायगोनल। अगर इस डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंटों का इनका बिहेवियर आप चेक करो तो आपको दिखेगा कि ये जो कॉलम है ये हमेशा रो से छोटा है, ये जो कॉलम है ये हमेशा रो से छोटा है, ये जो कॉलम है ये रो से छोटा है। लेकिन अगर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंटों को ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉलम हमेशा ज्यादा है, कॉलम हमेशा ज्यादा है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैं आई जे से डिनोट करूं, जहां पर आई क्या बताती है, रो, जे क्या बताता है, कॉलम, तो मैं ये बात पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि डायगोनल के जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर आई की वैल्यू जे से डेफिनेटली छोटी होगी और नीचे वाले हिस्से में आई की वैल्यू जे से डेफिनेटली बड़ी होगी। श्योर है ना इस बात के लिए, ओके। सो ये था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होता है, इसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जो बिल्कुल इस कोने से लेकर तो नीचे वाले कोने तक की जो लाइन है ये क्या कहलाती है, डायगोनल लाइन। क्या कहलाती है, डायगोनल लाइन। अच्छा, इस डायगोनल लाइन की एक खासियत और याद आ गई, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी
केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर के अलावा और किसी की नहीं। जितने ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल में एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट होता है। देखो ये 2x2 की डायगोनल में 2 एलिमेंट, ये 3x3 की है तो डायगोनल में 3 एलिमेंट, तो ये n×n की है तो इसके डायगोनल में एग्जैक्टली n ही एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे। ये बात क्लियर है और समझते हैं। आपको पता है कि अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स बनाऊं तो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या होगा, A11, पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पर पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम, और यहाँ पर तीसरी रो दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो अगर आप इन डायगोनल को देखो ध्यान से तो यहाँ पर क्या है 1 1, यहाँ पर 2 2। ऐसे ही अगर मैं 3x3 की बनाऊंगा तो पहली रो पहला कॉलम, इधर दूसरी रो दूसरा कॉलम, एंड यहाँ पर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो अगर आप इसके डायगोनल को ध्यान से देखो तो 1 1 2 2 एंड 3 3, मतलब इस लाइन में जो एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, आई आई टाइप के। यहाँ पर आई और जे मतलब रो और कॉलम क्या हो जाती है, सेम हो जाते हैं, रो भी और कॉलम भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, है ना। मतलब इस डायगोनल वाली लाइन में ए आई आई टाइप के एलिमेंट मिलते हैं। जैसे ही मैं आई की जगह पर 1 रखूंगा तो मुझे A11 मिलेगा, आई की जगह पर 2 पुट करूंगा तो A22 मिलेगा, ऐसे ही आई की जगह पर 8 पुट करूंगा तो A88 मिलेगा। ये बात क्लियर हुई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना एक जलवा है। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल की हमने चर्चा करी है तो डायगोनल मैट्रिक्स की भी चर्चा होगी। ध्यान से मैं डेफिनेशन आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ। ऐसी मैट्रिक्स अब आपको ये चीज पता है कि डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आपको डायगोनल कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर सब जीरो होता है, क्या बोला, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर सब जीरो होता है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप चीजें समझो, जैसे 1 2 0 0, तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो डायगोनल को छोड़कर सब जीरो है। अच्छा, तो एक बड़ा फेमस एग्जांपल है 0 0 0 0, क्या ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है? हम कहेंगे यस बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन डायगोनल पर नहीं लगाई। हमने क्या बोला डेफिनेशन में कि वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर सब जीरो हो। डायगोनल कुछ भी हो सकता है, वो डायगोनल की मर्जी है, लेकिन डायगोनल को छोड़कर सब कुछ जीरो होना चाहिए। तो अगर डायगोनल जीरो हो गए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, डायगोनल को छोड़कर तो सारी चीजें जीरो है ना। तो यस, दिस इज अ जबरदस्त डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक दूसरा एक इसी का सब पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। सबसे पहली बात, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब डायगोनल को छोड़कर सब कुछ जीरो होने वाला है। लेकिन इसकी खासियत यह है, ये कहता है कि आपने जो डायगोनल में फिल किया है ना, वो एक जैसा होना चाहिए। इसके ऊपर भी जीरो होगा और नीचे भी सब कुछ जीरो होगा क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन इसके डायगोनल्स की खासियत है कि डायगोनल में एक जैसी चीजें दिखनी चाहिए, जैसे -1/2 एंड -1/2 की सब जीरो। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ये होती तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके डायगोनल की अपनी प्रॉपर्टी है कि ये एक जैसे एलिमेंट रखता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसी का सब पार्ट होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? नाम से पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी मतलब 1, मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स या आप कह लो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में केवल 1 हो, 1 के अलावा और कुछ भी ना हो। अब क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके जो डायगोनल को छोड़कर एलिमेंट है वो सब जीरो होंगे। तो ये 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन द सेम वे अगर मैं 2x